बच्चों के कद के हवाले से बात करेंगे। मोस्टली माओ को जो है ना यही इश्यूज़ होता है कि हम जो भी बच्चों को खाना पीना खिला रहे हैं या जो कुछ चीज़ें इनके लिए मैसर कर रहे हैं या मल्टीविटामिन्स हम इनको कोई दे रहे हैं तो इसमें बस इनकी हाइट जो है ना वो लंबी निकलनी चाहिए। अगर माँ बाप की भी हाइट कम है ना तब भी उनकी ख्वाहिश होती है कि नहीं हमारा बेटा जो है ना इसकी हाइट अच्छी निकलनी चाहिए, हमारा कद तो ये था। अब क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चों का ग्रोथ टाइम होता है उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों की हाइट रह जाती है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट पे हम काम नहीं कर पाते। इस पर बात करेंगे क्योंकि कुछ माँ बाप अगर लंबे भी हैं तो बच्चों का कद छोटा देखने को मिल रहा है। तो लेट्स टॉक। सहर चावला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यकीन कीजिए मैंने सिर्फ अपनी एक स्टोरी लगाई थी कि सहर चावला के साथ आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना है तो मेरे पास सवालों की लिस्ट आ गई थी। तो मैं आज अपना कार्ड ना भी देखूं तो मुझे लोगों की शिकायतें पता है। अब मुझे ये बताएं, पहली शिकायत ये आई कि भाई माँ बाप जो है वो लंबे ऑलरेडी मगर बच्चे का कद जो है वो बढ़ नहीं रहा। बच्चा जो है वो 13 साल का हो गया है, तो क्या वजूहात है? वैलिड बात है। हाइट प्राइमरीली यानी बेसिकली आपके पास एक जेनेटिक ट्रेट है। अच्छा, कुछ हमारी बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं जो खाली जीन्स इन्फ्लुएंस करती है और कुछ होती हैं जो जीन्स के अलावा एपिजेनेटिक भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एपिजेनेटिक कहते हैं बियॉन्ड जीन्स, अबव जीन। यानी एनवायरमेंट से कौन सा फैक्टर, डाइट भी तो एनवायरमेंट का एक फैक्टर है ना, स्ट्रेस भी तो एनवायरमेंट का एक फैक्टर है, वो जीन को भी जाके तब्दील करने की एबिलिटी रखता है। इन फैक्टर्स को आप एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं। हाइट प्राइमरीली जेनेटिक ट्रेट है लेकिन एपिजेनेटिक ट्रेट उसको अफेक्ट कर सकता है। अब अफेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब है उसको बेहतर भी कर सकता है और उसको खराब भी कर सकता है। तो अगर आपके जीन्स में टॉल हाइट है, जैसे मुझे आई एम श्योर आपके माशाल्लाह जीन्स में रही होगी, यू आर सो टॉल माशाल्लाह, लेकिन अगर आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स ठीक नहीं है, यानी आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं है, ये भी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री से एक्सप्लेन करती हूँ स्लीप वेक से क्या फर्क पड़ता है, तो आपकी हाइट छोटी रह सकती है। और उसी तरह अगर आपके पेरेंट्स छोटे हैं लेकिन आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बेटर हैं तो ये इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल तो मेरे घर में भी है। माय फादर इज ओनली 5'4" एंड माय मदर इज 5'2", माय एल्डर ब्रदर इज 6'1", लेकिन मैं छोटी हूँ, मैं 5'3" हूँ। हाँ, सो एपिजेनेटिक फैक्टर्स एक्चुअली कैन इन्फ्लुएंस। अच्छा, इससे फर्क पड़ सकता है। मगर बात तो हम जेनेटिक ही करते हैं ना कि भाई नहीं, प्राइमरीली जेनेटिक ट्रेट है। प्राइमरीली क्योंकि आपके पास जब जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जब बच्चे के फीटस के अंदर जब उसके ट्रेट्स डिसाइड हो रहे होते हैं तो आपके पास एलील्स होती हैं, आपके पास प्रॉपर जीन्स है कि लंबे कद की जीन कौन सी है, छोटे कद की जीन कौन सी है। अच्छा। मगर एपिजेनेटिक इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है और न्यूट्रिशन इतना पावरफुल तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। आज हम यही बात करेंगे कैसे। अच्छा बताइए जी, कैसे ये अच्छा करते हैं? आपके पास कौन से हार्मोन्स हैं जो बच्चे की हाइट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं प्यूबर्टी तक, ठीक है, आपकी जो बच्चे की नॉर्मल हाइट बढ़नी है वो साल में 2 इंच बढ़नी चाहिए और प्यूबर्टी से 18 साल की उम्र तक साल में 4 इंच भी बढ़ सकती है। ये बहुत सारी माएँ कहती हैं ना कि मेरी बेटी को पीरियड्स हो गए अब उसका कद नहीं बढ़ेगा। नहीं, उसके बाद भी साल में अप टू 4 इंचेस आपकी हाइट बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए अगर ये 3 हार्मोन्स आपके पास नॉर्मल होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तीसरा थायराइड आपकी हाइट को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये हार्मोन्स खुद न्यूट्रिएंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका ग्रोथ हार्मोन जिस न्यूट्रिएंट से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो आपके पास जिंक है। कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता है। जिंक आपके पास एक ट्रेस मिनरल है और आपके पास बॉडी में जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं ना उन वो सब मिला के भी इतने रिएक्शंस का हिस्सा नहीं है जितने रिएक्शंस का हिस्सा जिंक है आपके पास। अच्छा। आपके पास आपके दिमाग का जो मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन वहां से होती है। अगर जिंक के लेवल्स, विटामिन डी के लेवल्स, विटामिन ई के लेवल्स नॉर्मल नहीं होंगे, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। हर दूसरा बच्चा जो हमारे पास आता है उसको तो विटामिन डी की कमी है, कहाँ से उसके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ठीक होनी है? अब आपकी बॉडी में जिंक जो है वो किन चीज़ों से डिप्लीट हो सकता है? सबसे पहले तो आपके पास जिंक उन खानों से डिप्लीट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पास रिफाइंड कार्ब्स में होते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स में होते हैं। ये जो आप ऐसी जगहों से ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हैं जो बहुत रिफाइंड फॉर्म में होते हैं, शुगर वाली फॉर्म में होते हैं, उसमें वो आपके पास जिंक को फ्लश आउट करते हैं बॉडी से। शुगर आपके पास जिंक को फ्लश आउट करता है बॉडी से। जिंक सबसे ज़्यादा मौजूद किस डाइट में है? शेल फिश में, उसके बाद बड़े गोश्त में।
जिंक इसमें सबसे ज्यादा आपके पास अच्छा, मौजूद तो बड़े है। गोश्त की जो मिकदार है बच्चों को खिलानी चाहिए, जरूरी बच्चों के अच्छा। टेस्ट डेवलप कराएं। हमारे यहाँ पे आई डोंट नो, आई गेट नो सेंस फॉर दिस ट्रेंड कि औरतें गोश्त नहीं खाती हैं। अब क्योंकि मुझे तो इसकी समझ नहीं आती है, ठीक है। अब क्योंकि औरतें गोश्त नहीं खाती हैं तो वो घर में पकाती नहीं है और वो बच्चे भी नहीं खाते हैं। मैं उन सारी औरतों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप, वैसे तो आपको भी खाना चाहिए, लेकिन अगर आप गोश्त नहीं खाती हैं तो ये जो आप घर में अपने शौहर और बच्चों के लिए भी नहीं बनवाने देती हैं ना, या बनाने, ये आप गलत करती हैं। कम से कम उनके तो कद और उनका IQ तो बढ़ने दें। मेरी बेटी आपको पता है 11 साल की लग गई है, तो हमारे घर में बीफ निहारी बनती है, बीफ की बिरयानी बनती है, बीफ के तो कबाब बनते हैं, इतने मजे के जायकेदार होते हैं। अब वो स्कूल भी लेके जाती है तो वहां पर उसको ताने भी पड़ जाते हैं, अच्छा हाँ तुम्हारी अम्मी कराची से है ना, तो वहाँ तो बीफ खाया जाता है, हमारे वहाँ तो बीफ नहीं खाया जाता, लाहौर में तो कोई नहीं खाता। तो मतलब ये लाहौर कराची भी दिमाग में डाल रहे हैं आप, ठीक है। बच्चों को ये भी बताने बीफ नहीं खाना, वो भी घर आके मुझे कह रही है मामा बीफ क्यों खिला रही है, कोई नहीं खाता, आप मत बताएं किसी को कि घर में बीफ पका है। ये क्या बात हुई? क्यूट। अच्छा देखिए, अब बीफ ना खाने से क्या हुआ है, ये कितनी लो IQ बात है कि कराची में बीफ खाते और लाहौर में बीफ नहीं खाते। इससे अपने बच्चों को बीफ खिलाएं ताकि वो जाके इस तरह की बातें ना करें, ठीक है, ताकि आपके बच्चों का इंटेलेक्ट हो। और आपकी बेटी को, बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो इंसान जितना गोश्त खाता है बेटे, उसका IQ भी उतना ही ज्यादा होता है, उसकी मेमोरी, उसका फोकस भी उतना ही ज्यादा होता है, और वो दुबला पतला रहता है, ठीक है। और आपकी अम्मी की तरह इतना प्यारा लगता है, टेस्ट भी उसी में, और आपकी अम्मी की तरह इतना प्यारा होता है अंदर बाहर से। सही, अच्छा जवाब दिया आपने। इसको जवाब दे सकेगी आगे लोगों को, बच्चों को भी तो जवाब पता चलना चाहिए। ये क्या लोग कॉन्शियस कर देते हैं। मतलब मैंने ये वाली चीजें बहुत देखी है कि बीफ से दूर रहो, बीफ घर में पक्का है तो बताना भी नहीं है, ठीक है। मेहमान को तो आप बीफ खिला ही नहीं सकते, वो तो बीफ को गाली समझता है, कहता है यार बीफ खिला रहे हैं, यार व्हाट इज इट। अच्छा फिजा, आप भी ट्रैवल करती हैं, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, आपने देखा है ये UK में बीफ ज्यादा महंगा है, ऑस्ट्रेलिया में बीफ ज्यादा महंगा है, बीफ का बर्गर कितना महंगा है एज कम्पेयर टू दूसरा जो गोश्त और चिकन है। स्टेक्स कितने महंगे हैं। इट सेज इट ऑल, क्योंकि उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा है और उन लोगों को पता है कि उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा है। बर्गर्स इतने महंगे, गाय ज्यादा महंगी है जी। इतना अगर मैं चाहती हूँ लोग अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट करने के लिए जरूरी नहीं आप प्लेन का टिकट ही खरीदें, गूगल पे जाएं और आप जाके सर्च करें कि क्या बात हो रही है। I love it, रुक जाइए पे, I love it, प्लेन के टिकट पे बात करेंगे, रुक जाओ, अल्लाह हाफिज़ नहीं कहूँगी, I love it, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। वेलकम बैक। सैर चावला मेरे साथ मौजूद है, जहाँ पर वो ग्रोथ की बात कर रही है, बच्चों की हाइट पे बात कर रही है और बीफ रेकमेंड कर रही है, हाईली रेकमेंड कर रही है। आप देख लें हमारी ग़िज़ाइयत है, और वो आपको बैठ के कह रही है। मेरे घर में कोई सहेली आ जाए ना, तो कुछ 2-3 सालन की डिशें रख दो सामने, तो फौरन गोश्त निकालने से पहले ना, क्योंकि उनको पता है मैं कराची वाली, तो कहती है बीफ तो नहीं है ना, मैं कहती नहीं बीफ नहीं खा लो। ऐसी बेइज्जती हैं यार। तो आप मुझे ये बताएं कि जब कुर्बानी होती है शहर यहाँ पर हमारे, तो सबसे पहले जो अगर गाय अगर किसी ने ज़िबा किया तो सारा बांट देंगे, उधर ना फौरन बताएंगे इस्लाम ये कहता है, दीन ये कहता है, ठीक है, फ्रिज खाली रखो, लोगों को दो। और जैसी अगर बकरे की बात आएगी ना, तो सारा इस्लाम भूल जाएंगे, क्या दीन कहता है किसी को फॉलो नहीं करेंगे, पूरा बकरा अपना हड़प लेंगे, फ्रीजर में रान तो देंगे नहीं किसी को। तो ये क्यों है ऐसी? तो जहालत भी तो है। रेड मीट इज़ वेरी हेल्दी। रेड मीट में आपके पास गाय का गोश्त भी आता है, बकरे का भी आता है, लेकिन ज्यादा ग़िज़ाइयत जिस चीज में है, बेशक इसको बार बार प्ले करें, वो गाय में है। गाय के गोश्त में ज्यादा ग़िज़ाइयत है, तो कराची वाले इंटेलिजेंट है फिर। अच्छा, एक गाय है और एक भैंस है, इसको भी हमें क्लियर कर दें। भैंस का जो गोश्त होता है ना, वो आपके पास उसमें कंपैरेटिवली फैट ज्यादा होता है आपके पास, लेकिन जो आपके पास न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन होती है वो आपके पास तकरीबन एक सिमिलर होती है। भैंस जैसे आपके पास बफलो आ गई और गाय आपके पास काऊ आ गई। इफ यू वांट टू पुट ऑन वेट ऑल्सो, तो मैं आपको बफलो रिकमेंड करूंगी अलॉन्ग विद ग़िज़ाइयत, ठीक है। अगर आप वेट पुट ऑन नहीं करना चाह रहे हैं एंड यू वांट द सेम ग़िज़ाइयत, देन गाय इज गुड। अच्छा, और किस एज के बाद आप नहीं रेकमेंड करेंगी? कोई एक एज भी तो होगी ना कि जिसमें आप कहेंगी कि नहीं ये वाला गोश्त जो है नहीं खाना चाहिए इस एज के बाद? देखिए, आपकी चाहे जो भी एज हो, अगर आपका गट ठीक काम कर रहा है, अगर आपको एक्जिमा नहीं है, अगर आपको सोराइसिस नहीं है, अगर आपको रेड मीट से कोई एलर्जी नहीं है, तो आप आखिरी दिन तक अपनी जिंदगी के खाएं। क्यों नहीं खाएंगे आप? रेड मीट कहते हैं ना बुजुर्ग हज़रात को नहीं देना चाहिए गाय का गोश्त, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे नहीं, इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन नहीं है। लोग इसलिए बुजुर्ग लोगों को अवॉइड करने से कहते होंगे क्योंकि उनका हाजमा ठीक काम नहीं करता होगा। देखिए जी, प्रोटीन और एनिमल मीट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में ठीक ठाक एसिड होना चाहिए, आपके पेंक्रियास से ठीक ठाक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस रिलीज होने चाहिए। अगर किसी का हाजमा, क्योंकि एज के साथ आपके स्टमक का एसिड वैसे ही कम होता है, लेकिन जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, वो 70 की एज के लोग मैंने देखे हैं, 72-75 की एज के लोग वो ठीक ठाक गोश्त खाते हैं और बिल्कुल उनको हजम होता है। और ये तो बिल्कुल सरासर
एक इग्नोरेंट बात है कि गाय के गोश्त से आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम होगा या फिर कोई ब्लड प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो लोग जिनको ऑटोइम्यून स्किन कंडीशंस होती हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, चाहे वो 70 साल के हैं चाहे वो 20 साल के हैं, वो उनको मैं रेड मीट रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि इस ऑटोइम्यून अगेन वही जो बॉडी की अपनी एक सारी तासीर की बात होती है। इफ योर स्टमक इज वर्किंग फाइन, आप खाएं। भला गोश्त खाने से कौन बीमार होता है अगर उसको बॉडी में कोई ऑटोइम्यून। आप जैसे जिंक की बात कर रही थी कि बच्चों को, तो जिंक हमें कहीं ऐसी चीज से मिल सकता है इंटेक से जो बच्चों को दी जा सके? Shellfish is the richest source of zinc. अच्छा। Prawns and crab meat is the richest. Everybody cannot eat prawns and crab meat, ठीक है। Red meat उसके बाद आपके पास रिचेस्ट सोर्स ऑफ जिंक है। जो आपके पास लिवर होता है, बीफ लिवर और मटन लिवर दोनों, लेकिन बीफ लिवर में ज़्यादा जिंक होता है, बहुत ज़्यादा जिंक होता है बीफ लिवर में। विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपके पास इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करता है। विटामिन डी के लिए बच्चों को सनलाइट में एक्सपोजर तो हमारे पास यहाँ पर इतना है नहीं है, लेकिन कोशिश करें जिन बच्चों को डेयरी सूट करती है उनकी डाइट में डेयरी इंक्लूडेड रखें, ऑर्गेनिक काउ देसी घी इंक्लूडेड रखें। काउ देसी घी हेल्प करता है बॉडी में विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब होने में। अच्छा। उस अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड रखें, वो आपके पास विटामिन डी के लिए अच्छे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सैल्मन और सार्डीन्स जैसी फिश, जो सार्डीन्स फिश होती है ना उसकी हड्डियां एडिबल होती हैं, आप उसको खा सकते हैं, वो भरी होती है विटामिन डी से, वो बहुत रिच सोर्स है। सुशी वगैरह में इस्तेमाल बहुत की जाती है। सुशी के मैं इस तरह इससे इतना हक में नहीं हूँ, बिकॉज वो रॉ सी फूड के मैं इतने हक में नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? उससे क्या? ये फिजा आपको प्रोन कर सकता है टुवर्ड्स ऑटो इम्यून डिजीजेस, लीकी गट की तरफ। फिश शुड बी कुक्ड, प्रॉपरली कुक्ड, ग्रिल्ड और स्टीम्ड, बिकॉज ये रॉस में आ जाता है ना, इट शुडंट बी ईटन रॉ। आपको फूड एलर्जीज और सिर्फ इस वजह से मैं सुशी खाती नहीं हूँ, आपको ये रॉ उसकी तरफ फूड एलर्जीज की तरफ लेके जा सकता है जी, ठीक है, टेंडेंसी कर सकता है। अच्छा, मगर सुशी में भी कुछ कुक्ड आइटम्स भी आते हैं मेन्यूज में? कुक्ड आइटम्स आप ले सकते हैं। अच्छा, वो कोई कुक्ड आइटम्स आप ले सकते हैं, जिस तरह स्मोक्ड सैल्मन, स्मोक्ड फिश, ठीक है। अब ये सेगमेंट देखने के बाद सारे कहेंगे ये महंगी बातें करी हैं बैठ के, लेकिन सबको एजुकेट, मैंने एग्जैक्टली मैंने उन लोगों को भी एजुकेट करना ना जो ये ले सकते हैं। हाँ, ले सकते कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। हाँ, एग्जैक्टली, सबके लिए ये तो स्मोक्ड सैल्मन इज गुड, आपने उसको स्मोक कर लिया, हालांकि वो प्रॉपर्ली कुक नहीं होती, जिस तरह ब्रेकफास्ट में आपको देते हैं एग्स के ऊपर वो स्मोक डाल के, ठीक है, बट अवॉइड ईटिंग इट कंप्लीटली रॉ। अच्छा, हल्की सी स्मोक्ड वाली जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए भी मिलती है, लोग टोस्ट करके एवोकाडो करके और छोटे से अंडों पे पोंछ कर, ऐसे रख के आप अंडा रख के खा लें, वो भी बड़ी अच्छी होती है ना, तो वो रेकमेंडेड है, बिल्कुल है। अच्छा, उसके अलावा अगर बच्चों को हम जिंक की कोई अगर मल्टीविटामिन की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो क्या सही है या गलत है? क्यों बच्चे को मल्टीविटामिन लगाना है? एक 0 मीटर गाड़ी जो है, अभी मैं आपको एक गाड़ी है 0 मीटर, जब गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल जाती है ना तो उसके बाद उसकी एक मेंटेनेंस होती है जो वर्कशॉप पे होती है, ठीक है। एक 0 मीटर गाड़ी जो भी 50,000 किलोमीटर नहीं चली, आपने उसको वर्कशॉप पे क्यों भेजना है भाई? उस गाड़ी का इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसको खाने से दें आप, तो मल्टीविटामिन जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, और दूसरा जैसे ये जो हाइट को जैसे कहते हैं बच्चा जो है ना एक इलास्टिक की तरह होता है, उसको यूं खींचोगे तो मोटा हो जाएगा, ऐसे खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो क्या बच्चों को लटकाने से कोई कद लंबा होता है? मैंने बंदर को लटकते देखा, उसके हाथ ही लंबे हैं। अब आपने भी देखा है बनमानस के हाथ लंबे होते हैं, लटकता है, तो क्या बॉडी पे कोई ऐसा फर्क आएगा? देखिए, एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बेटर होती है। अच्छा, ठीक है। एक्सरसाइज से आपका जो दूसरा हार्मोन है जो इफेक्ट आपका करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ अब उसको बोलते हैं, आईजीएफ की लिवर में सिक्रीशन बेटर होती है। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, थायराइड ग्लैंड बेटर होता है, ठीक है, एज इट इज। वैसे वो हाइट को इफेक्ट नहीं करता है। एक विटामिन है जो कि आपके बच्चों की टांगों की हड्डियों की लेंथ को अफेक्ट कर सकता है, वो विटामिन K2। अपने बच्चों को देसी मक्खन दिया करें। आपकी जो कार्टिलेजेस होती है ना, जो बोन्स होती हैं, इनकी ऑसिफिकेशन होनी होती है एक सर्टेन टाइप पे, यानी हड्डियों का लंबा होना जो होता है उसको बंद होना होता है, उसको क्लोज होना होता है। जिन लोगों को विटामिन K2 की कमी होती है उनकी ऑसिफिकेशन वक्त से पहले हो जाती है, तो उनकी हड्डियां उतनी बच्चों की लंबी हो नहीं पाती जितनी होनी चाहिए। विटामिन K2 बच्चे कहाँ से ले सकते हैं जनाब? आपके पास विटामिन K2 आपके पास देसी मक्खन से ले सकते हैं बच्चे। देसी घी आप बच्चों को खिलाएं, खाने में विटामिन K2 अच्छा एब्जॉर्ब होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को दिया करें, विटामिन K2 उसमें है। अच्छा, आपके घुटने में तकलीफ है? थोड़ी सी। आप फिर भी हमारे शो पे आई हैं, थैंक यू सो मच है। अच्छा, देख ले, मेरे तो घुटनों में अगर कहीं मुझे चोट वोट लग जाए, मैं तो बड़े ड्रामे फिल्में चलाती हूँ, बट यू के थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज की जो हाइट की चीज़ें जो बताई गई हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, और ख़ास तौर पे जो एंड में एक्सरसाइज के बारे में बताया ना, उसको ज़रूर फोकस करें।